यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के नोटिफिकेशन ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने पूरे आईएएस आईपीएस फर्टिनिटी को हिला दिया है। अब से अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर हैं तो आप फिर से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा चेंज नहीं, ये पूरा गेम चेंजर है। पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स फिर से री एग्जाम देते थे, एग्जाम में फिर से अपेयर होते थे, वो अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए और बेटर सर्विस मिलने के लिए और अपने होम कैडर को चूज करने के लिए। बट अब ये पॉसिबल नहीं है। क्या इसका सीधा असर टॉप रैंक्स और कट ऑफ पर पड़ेगा? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और न्यू टैलेंट को मौका देना है। ये आपको यूपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे सपोज दैट ये आपका सिचुएशन हो गया, ठीक है, ये सिचुएशन आपका हो गया और ये यहाँ पे क्या चेंजेस यूपीएससी की है। जैसे आप ऑलरेडी आईएएस आईएफएस मीन्स यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस की बात की जा रही है। आप किसी भी सर्विस में हैं एक्सेप्ट आईएएस एंड आईएफएस, तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये पहले भी था और ये रूल अभी भी है। फिर उसके बाद अब ऑलरेडी जो लोग आईपीएस में सेलेक्ट हो गए हैं, जो 2025 में अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें ऑलरेडी आईपीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, वो लोग 2026 में अपेयर हो सकते हैं बट वो आईपीएस चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि हम ऑलरेडी आईपीएस बन गए, हम फिर से आईपीएस के लिए चूज कर सकते थे, बट इस साल से ऐसा नहीं है। अब थर्ड ये चेंजेस हुआ है, जैसे आप ऑलरेडी आईपीएस में है या किसी भी ग्रुप ए सर्विस में, सेंट्रल सर्विस में यूपीएससी के अंदर 26 में सेलेक्ट हुए हैं, बट आपको सिर्फ वन टाइम ही अब इम्प्रूवमेंट मौका दिया जाएगा आपको। जैसे 26 में आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, फिर 27 में आपको एक टाइम दिया जाएगा ट्रेनिंग के टाइम में, जो आप एक बार फिर से अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, फिर ये दोबारा नहीं दिया जाएगा। जैसे फिर यहाँ पे कह रहा है 26 में जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे बट वो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन नहीं करेंगे और वो कोई भी एग्जामिशन नहीं लेंगे, तो वो उसका 26 का जो सर्विस एलोकेशन होता है वही कैंसिल हो जाएगा। मीन्स सपोज डेट वो अगर आईपीएस सेलेक्ट होते हैं बट वो ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपका ऑलरेडी 2026 में ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। फिर 2027 में जो लोग आईएएस आईएफएस बन गए, उनके अलावा बाकी जितने भी सर्विस में सिलेक्शन लिए हैं, वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेके अगर जाते हैं तो 27 में वो बेटर सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आईआरएस हो गया तो आईपीएस के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और उससे आगे भी। और उसका 26 या 27 जो जिसमें भी वो सेलेक्ट होंगे, उसका वो जो भी सर्विस में जो भी पोस्ट पे वो सेलेक्ट होंगे, सपोज डेट आईआरएस के लिए होते हैं, तो उनका ये आईआरएस कैंसिल नहीं होगा और वो चूज कर सकेंगे कि आईआरएस में रहना है या नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर फिर आईपीएस मिला तो आईपीएस में जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। फिर 2027 में अगर कोई भी सर्विस आपको नहीं मिलता, आप एग्जाम दिए बट आपको सर्विस कोई भी नहीं मिला, आपका रैंक ही नहीं आया, तो फिर उसमें आप ऑलरेडी वापस आप अपने प्रीवियस जो भी आपका 2026 में जो भी आपका सर्विस मिला था उसमें आप वापस बैक जा सकते हैं, वो आपका कैंसिल नहीं होगा। अगर आप ट्रेनिंग ही ज्वाइन नहीं किए 26 में, आपका अगर जैसे अभी 2025 का जो लोग सेलेक्ट होके आ जाएंगे, कुछ लोग आईपीएस बन जाएंगे, कुछ लोग आईएएस बन जाएंगे, कुछ लोग आईआरएस बन जाएंगे, तो जो लोग सिलेक्शन ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो चुका है बट वो ज्वाइन नहीं करते, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर वो 2026 का या 27 का अटेम्प्ट देंगे। जैसे 25 का, अभी 25 का रिजल्ट आएगा, उसमें बहुत लोग आईपीएस बन जाएंगे। अब वो सोचेंगे कि अगर हम ट्रेनिंग में ना जाके हम एग्जाम दे देते हैं, फिर उसके बाद मेंस, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस आएगा, मेंस भी दे देंगे, तो उसमें उनका सिलेक्शन ये नहीं, आईपीएस उनका कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जाके चूज ही नहीं किया, ट्रेनिंग में गए ही नहीं, तो उनका दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब कि आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए। अगर आप एक बार ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाते हैं
तो फिर दोबारा आपको एक बार चांस देने के बाद उसमें अगर आपका इंप्रूवमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको नहीं दिया जाएगा जब तक आप रिजाइन नहीं दे देते। अगर फिर से आपको एग्जाम देना है तो पहले जिस भी आपको पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है उससे आपको रिजाइन देना होगा उस सर्विस से, उसके बाद ही आप दूसरे सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म फिर से दोबारा भर सकते हैं। विदाउट रिजाइन किए आप फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी एग्जाम देते थे, उसके बाद आईएएस में सिलेक्शन हो जाता था, रैंक 1 आ जाता था या जो भी आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको एक ही मौका दिया जाएगा। अगर आप सर्विस ऑलरेडी ले चुके हैं उसके बाद आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। कुछ लोग जो ऑलरेडी 2025 में सिलेक्शन लिए हैं या उससे पहले लिए हैं, 24 में लिए हैं या 23 में लिए हैं, जो भी लिए उनको भी अब सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा अटेम्प्ट करने का, 2026 में या 27 में। उसके बाद आपको बिना रिजाइन दिए आप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इसके बाद 2028 में देना है तो आपको पहले वाले सर्विस से रिजाइन देना होगा उसके बाद ही। अगर ये सेम चीज कह रहा है यहाँ पे 28 के बाद कोई भी आपको लेटर अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, आपको रिजाइन बिना रिजाइन दिए आपको नहीं दे सकते, पहले रिजाइन देना होगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये तो देख लिया हम लोग कि किस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये क्यों ऐसा किया गया। इसका रीजन ये है कि अब धीरे धीरे ये ग्राफ के थ्रू देखिए आप, पहले 2022 में ऑलरेडी सिलेक्टेड 12% लोग ने फिर से एग्जाम दिया था, फिर उसके बाद 2021 में 14%, फिर 18%, फिर 21%, फिर 21%, देन अब 27% तक का पहुंच गया है। अब ये रेशियो देखिए, 27% ऑलरेडी सिलेक्टेड ही कैंडिडेट आ रहे हैं, तो अब न्यू को मौका बहुत कम मिल रहा है। जैसे लास्ट ईयर के भी टॉपर को देख लीजिए, उसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ऑलरेडी सर्विसेज में होंगे, ऑलरेडी आईपीएस होंगे, ऑलरेडी आईआरएस होंगे, तो उससे पहले भी वो बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके होंगे, उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो इस तरह से इस चीज को रोकने के लिए अब न्यू टैलेंट को मौका देने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ली है कि अब फिर ज्यादा चांसेस नहीं दिया जाएगा, अब सिर्फ आपको 1 अटेम्प्ट दिया जाएगा सर्विस अलॉट होने के बाद आपको। सो इससे क्या कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कट ऑफ गिरेगा, कंपटीशन कमेगा या बढ़ेगा, क्या अब न्यू फेसेस जैसे न्यू एस्पिरेंट जैसे कि जो फ्रेशर होंगे, जो ऑल पहले से सिलेक्ट नहीं लिए होंगे, सिलेक्शन नहीं लिए होंगे, जिन सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या वो टॉप रैंक पे आएंगे, उनका रैंक 1 हो सकता है। फिर उसके बाद ओवरऑल कंपटीशन जो है ये आपको बढ़ेगा या घटेगा फ्रेशर के लिए, क्या ये फ्रेशर्स के लिए सही मौका है, अच्छा मौका है, या गुड अपॉर्चुनिटी है या बैड अपॉर्चुनिटी है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा कि इसका किस पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। सो अब जब बड़े बड़े खिलाड़ी फिर से बाहर हो रहे हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे हमारा न्यू स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हमें अपने पे फोकस करना चाहिए, हमारा जो स्ट्रेंथ है अपने स्ट्रेंथ पे हमें फोकस करनी चाहिए। यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करनी चाहिए। यहाँ से कंपटीशन खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से कंपटीशन थोड़ा डाउन हो रहा है, बट तो इसके लिए हमें इथिकल प्रिपरेशन करना होगा। अब जरूरी है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे वही आएंगे, तो हमें जेन्युइनली प्रिपेयर भी करना होगा। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीसेट को लास्ट के मंथ के लिए छोड़ देते हैं, बट यही हमारा सबसे बड़ा है गेम चेंजर, यही है सीसेट ही हमें सबसे पहले डिस्क्वालीफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि 30% लोग सोचते हैं लाना है, जो कि हमारा 33% भी हम लोगों का मार्क्स नहीं आ पाता है, या 33% लाने के लिए भी हम लोगों को IIT JEE लेवल का तैयारी करना पड़ रहा है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें अभी से ही मॉक टेस्ट भी देना होगा, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। सो अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारा न्यू प्लान क्या होगा, अब कैसे हम लोग जीएस को और सीसेट को एक साथ स्टडी करेंगे। तो हम 9 फरवरी से हम नया प्लान जो बनाएंगे वो 9 फरवरी से आपको 9 फेब से आपको स्टार्ट हो जाएगा। 9 फेब से आपको एग्जाम तक का हमें सीसेट को डेली पढ़ना होगा। अब कैसे किस टाइम पढ़ना होगा इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल एकदम एनालिसिस आपको बताएंगे, डिटेल स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे आपको सीसेट को
प्रिपेयर करना है। अब सीसेट की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। सीसेट आपका एक गेम चेंजर बन सकता है। अगर आपको इस टॉपिक पर और क्लियरिटी चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।